जोहार, प्रणाम। जनहित जागरण के 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड सरकार में विदेशी कंपनियों की एंट्री के विषय में जो चर्चा की जा रही है उसको आगे बढ़ाते हुए बातचीत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि सरकार जो है, चाहे झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो सरकार टैक्स जो लेती है वो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से लेती है। और हमारे ग्रामीण जो मतलब अशिक्षित जो व्यक्ति हैं, ग्रामीण जनता, वो यह समझ नहीं पाती है। उसके दिमाग में यह बात रहता है कि शायद हम लोग तो सरकार को टैक्स देते नहीं। हम उन सभी को यह बताना चाहते हैं कि आप भी टैक्स देते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। आप यह जान लीजिए कि जब भी सुबह जब आप उठते हैं और रात को जब सोते हैं, इस बीच में आप जितना भी सामान को यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं, वो सभी सामानों में सरकार के द्वारा पहले ही टैक्स ले लिया जाता है, तभी वो सामान आपके पास पहुंचता है। ये हो गया अप्रत्यक्ष रूप से। आप जितनी तरह की भी सामान खरीदते हैं, उन सभी सामानों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबों का टैक्स पहले ही ले लिया जाता है। उसके बाद में हम सबों के पास वो सामान आती है। आप यह भी जान लीजिए कि एक गर्भवती महिला अपने बच्चे को जब गर्भ में पालती है, तो वो बच्चा जो गर्भ में है वो दुनिया में आया नहीं है, लेकिन वो भी सरकार को टैक्स देता है जो दुनिया में नहीं आया है। यह आप जान लीजिए। और इस टैक्स के माध्यम से सरकार, जिसे हम लोग सरकार बोलते हैं, जो भी सरकार में रहता है वो जनता पर शासन करती है प्रजातांत्रिक तरीके से, और जनता के द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के करों से शासन करती है। और उनका कर्तव्य बनता है कि जनता के हित से संबंधित कानून, योजनाएं बनाए। हाल ही में केंद्र सरकार गरीब कल्याण योजना आरंभ की है, जिसके तहत प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार गारंटी के रूप में काम देने का एक अच्छा पहल किया गया है। लेकिन किंतु इसके बावजूद भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इससे जो मूलभूत जो बेरोजगारी की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। अब रह गई बात कि विदेशों से जो कंपनियां आने वाली है, अभी के माहौल में खास करके 15-16 जून का जो चीन के साथ जो घटना हुआ है, इसके कारण भारत और चीन के बीच में बहुत ही काफ़ी तनाव है। और अनुमान है कि जो भी परिस्थितियां बनी है, आने वाले कुछ माह के अंदर निश्चित है युद्ध निश्चित होगा। रह गई फैक्ट्रियों के बारे, जो विदेशी कंपनियां, खास करके जो चीन से जो कंपनियां भारत आने वाली है, वो कंपनियां अधिकांश भारत में न आकर एक वियतनाम देश है, उस देश में जाना चाहती है। अब रह गई बात कि भारत में नहीं आके वियतनाम में क्यों जाना चाहती है, क्या कारण है, उसके बारे यह जान लीजिए कि हमारे भारत में जमीन जो है, जो भी आदमी, विदेशी कंपनी अगर कोई आती है यहाँ, तो जमीन अगर वो खरीदता है तो वो बहुत ही महंगा, और उसके बाद
ज़मीन खरीदने के बाद यहाँ क्या है कि केस फौजदारी जो हो जाता है, तो इससे जो फैक्ट्री लगाने वाला व्यक्ति है उसे बिजनेस में, व्यापार में घाटा होता है, मानसिक तनाव होता है, जिसके कारण फैक्ट्री लगाना नहीं चाहते हैं। यही स्थिति वियतनाम में है कि वहाँ पर कोई भी फैक्ट्री जो लगाता है, आज तक उन लोग कभी भी मामले को कोर्ट में नहीं ले गए हैं, जमीन भी सस्ता मिलता है और हर दृष्टिकोण से सरकार कंपनियों को पूरा फैसिलिटी देती है। दूसरा बिंदु ये है कि लाल फीताशाही जो हमारे देश में कायम है, आप अगर अपना जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनाते हैं तो मुझे लगता है कि महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाता है ये सब प्रमाण पत्र बनाने के लिए। और अगर कोई फैक्ट्री, कोई अपना प्रोसेस के लिए कोई प्रमाण पत्र या कोई भी प्रक्रिया के तहत किसी का परमिशन के ऑर्डर लेना है, तो हमारी जो सरकारी व्यवस्था जैसा तंत्र है, नौकरशाही इस तरह से है कि उन्हें परेशान कर दिया जाता है। और वही चीज़ वियतनाम में जो है, वहाँ 1 सप्ताह का काम 4 दिन में हो जाता है और यहाँ 4 दिन में होने वाला काम सालों 2 साल लटका दिया जाता है। और उसके बावजूद भी जो फैक्ट्री लगाने वाले हैं उनका चप्पल घिस जाता है ऑफिस में आते जाते। ये अंतर है। उसके बाद रह गया कि यदि कोई विदेशी कंपनी अगर यहाँ फैक्ट्री लगाना चाह रही है और वो शहर को छोड़ के अगर गांव देहात में अगर कोई ज़मीन को मतलब चुनती है कि हम यहाँ पर लगाएंगे, गांव देहात में अगर मान लिया जाए सस्ता ज़मीन मिलता है तो सोचा जाता है कि चलो यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे। लेकिन वहाँ क्या होता है, गांव देहात में अगर लगाना भी चाहे तो वहाँ ना बिजली है, ना सड़क है, ना पानी का व्यवस्था है। अब ये सब व्यवस्था कौन देगा? ये सभी व्यवस्था झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को सोचना होगा। और यही स्थिति वियतनाम में जब स्थिति रहती है तो वैसी स्थिति में वियतनाम की सरकार पूर्ण रूपेण उस कंपनी को सहयोग करती है। सरकार उस जगह पर जहाँ पर ग्रामीण परिवेश में जहाँ ज़मीन की खोज करती है कंपनियाँ, वहाँ पर वियतनाम सरकार सड़क, बिजली, पानी हर एक प्रकार से सुविधा उपलब्ध करवाती है। यही कारण है भारत नहीं आना चाहती है और वियतनाम जाना चाहती है कोई भी कंपनी। उसके बाद रह गया सामाजिक एवं स्वास्थ्य परिवेश। यदि यहाँ तो अभी जो कोरोना काल में जो है वो स्थिति, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है दिल्ली सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का वर्तमान में, उस सभी को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि हमारा देश का जो स्वास्थ्य महकमा है वो किस प्रकार है, ये तो मतलब क्या कहें, इसमें चर्चा करना भी बेकार लगता है। मतलब एक चीज़ है कि यदि हमारे पास नहीं है व्यवस्था तो कम से कम झूठा बात को तो नहीं बोला जाए। झूठा बात को बोल के क्या फ़ायदा? सच्चाई तो पकड़ा जाता है एक टाइम। कैपेसिटी है नहीं और आप झूठा बात बोलिएगा तो क्या होगा? न्यायपालिका को आना पड़ता है, फटकार लगाना पड़ता है। तो बात यहाँ ये है कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई फैक्ट्री अगर लगाती है और वहाँ अगर उसका मजदूर बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल का बढ़िया से व्यवस्था नहीं, ये सब बात है। और ये स्थिति वियतनाम में नहीं है। उसके साथ ही साथ प्रदूषण विभाग, अगर कोई बड़ा फैक्ट्री लग रहा है तो उसको बहुत से प्रोसेस के तहत सरकारी महकमा से अनुमति लेना पड़ता है, जिसमें एक है प्रदूषण विभाग। प्रदूषण विभाग के तहत
जब परमिशन लेने के लिए बात ही आता है तो उससे जुड़े जो ऑफिसर और पदाधिकारीगण हैं वो इस तरह से एकदम परेशान कर देते हैं कंपनी वालों के से जुड़े लोगों को कि ये इतना लंबा फिट होना चाहिए, ये टावर ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। भैया मेरे, यदि फैक्ट्री लगाना है तो आप पहले बता दीजिए ना कि इतना होना है, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। आपको लगाना है, आपको दिमाग में ये रखना है कि लगाना है फैक्ट्री, तभी आपका बेरोजगारी दूर हो सकता है, तभी अस्थायी रूप से बेरोजगारी का समस्या का समाधान हो सकता है। और इस तरह से लाल फीता शाही चलाइएगा ना तो ये वो कंपनी इंडिया में नहीं आएगा, ये जान लीजिए, सब दूसरे जगह जाएगा। और आज जो स्थिति है ये और विकराल होगा। आज जो भी परिस्थिति चीन के साथ बना हुआ है वो तो उसका भुगतेगा ही, लेकिन एक बात तो यह भी सोचना होगा कि आखिर चीन की कोई भी सामान जो हमारे देश में बिकती है आखिर सस्ती क्यों होती है। वो व्यक्ति चीन कोई भी सामान को सस्ता हमारे देश और पूरा विश्व में कैसे बेच पाता है, क्या कारण है? कारण यही सब है। हम अपना देश में अगर किसी मजदूर को 8 बजे बुलाएंगे ना तो वो आएगा काम करने 10 बजे, और 10 बजे काम शुरू करेगा और 4 बार खैनिया खाएगा, है ना? यानी काम चोरी सब जगह नहीं होता है। वहाँ 8 बजे बुलाए हैं तो 8 बजे ही आएगा, और हो सकता है जो भी टाइम है काम का घंटा वो ज़्यादा काम करता है, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उन लोगों का। इन सभी बातों पर खास करके सिर्फ सरकार नहीं बल्कि आम जनता को भी सोचना होगा, तभी विदेशी कंपनियां हमारे देश में आएगी। पॉलिटिक्स भी जो है हमारे देश में और दूसरे देश की कंपनियों को यहाँ आने में बहुत बाधक होती है। अभी बीजेपी सरकार है केंद्र में, यदि ये इन प्रयास से अगर लाती भी है कोई कंपनियां यहाँ पर, और कल दिन यदि कांग्रेस की सरकार बन जाती है केंद्र में, तो जो कंपनियां आई हैं उन्हें किसी न किसी तरह से परेशान किया जाएगा। यही स्थिति ठीक नहीं है। अगर इस संदर्भ में अगर चर्चा करेंगे तो उससे बेहतर है नौकरशाही, तानाशाही व्यवस्था। कम से कम सरकार अस्थायी तो रहता है। आज चीन में जो अस्थायी सरकार है वो एक बहुत बड़ा कारण है ताकि वहाँ पर दूसरे देश की कंपनियां वहाँ हैं। वह जानती है कि यहाँ सरकार अदला बदली नहीं होगा, ये बात जान लीजिए। इसलिए हमारे देश में चाहे बीजेपी का सरकार हो या कांग्रेस का सरकार हो, दोनों ही या किसी अन्य पार्टी का भी सरकार हो, उनको ये सोचना होगा कि हमारे देश के जनता को रोजगार के लिए जो भी विदेशी कंपनी आई है उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाए, उन्हें जो भी सहायता अधिक से अधिक प्रदान किया जाए। साथ ही हमारे देश की जो मुद्रा है और वियतनाम की जो मुद्रा है डॉन्ग, और हमारे देश का है रुपया। रुपया जो है ये फ्री फ्लोटिंग है। फ्री फ्लोटिंग का अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब डॉलर के मुकाबले बढ़ भी सकता है और बहुत ही घट भी सकता है, ऐसा स्थिति है। और वियतनाम का जो मुद्रा है डॉन्ग, वो कोरोलिंग है। इसका अर्थ ये है कि वहाँ का मुद्रा एक निश्चित तय किया गया है कि यदि अभी $1 हम लोग का इंडिया के अनुसार से 70 रुपया अगर है, तो वो अगर बहुत ज़्यादा, मतलब कितना बढ़ेगा, 100 भी उसका हो सकता है, 125 भी हो सकता है। अगर गिरेगा उसका वैल्यू तो 30-40 भी जा सकता है। लेकिन वियतनाम का है कि एक निश्चित है कि बढ़ेगा तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और घटेगा तो इससे ज़्यादा नहीं घटेगा। ये भी
भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। खैर ये इतना बड़ा प्रभाव नहीं है, लेकिन इसके पहले जितनी बात बोले हैं ये सभी बिंदु पर झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को बहुत ही गहनतापूर्वक से सोचना होगा। तभी आज के परिवेश जो माहौल बना हुआ है आज, वो चीन से जो भी कंपनियां आएंगी तभी वो भारत में अपना फैक्ट्री, अपना कारखाना लगाएंगी, और नहीं तो वो वियतनाम भाग जाएगी। इस कोरोना से पहले भी बहुत सी कंपनियां चीन से निकली है, लेकिन उसमें से मात्र हमको लगता है कि अगर 300 कंपनियां चाइना से निकली है तो मात्र 4-5 ही के श्रेणी में ही भारत में आके लगा है, और उसका यही सब कारण मुख्य है। इन सभी कारणों पर बहुत ही गहनता से विचार करना होगा केंद्र सरकार को और झारखंड सरकार को। और एक सबसे बड़ा मुझे मानसिक रूप से कचोटता है यह बात कि आज तक झारखंड सरकार इस बिंदु पर कि विदेशी कंपनियों को झारखंड में कैसे लाया जाए, आज तक लगता है विचार नहीं कर रही है। इस पर मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है। इसलिए इस विषय पर आप सभी को भी ध्यान देना होगा। यदि आप चाहते हैं तो इसके पूर्व में जो भी वीडियो बनाए हैं उन सभी वीडियो को आपको देखना है, तभी आप समझ पाइएगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। यदि आपको लगता है कि हम सभी एक दूसरे को जगाएंगे, सही बात की जानकारी देंगे, तो हो सकता है आने वाले दिन में हम सभी मिलकर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर सकें। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।